हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने अपने 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज का एक नया लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। दिस चैप्टर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू द मैनेजमेंट इफ़ दे थ्रू कंट्रोल दैट वंस इंश्योर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। केवल नियंत्रण के माध्यम से ही योजनाओं को लागू करना सुनिश्चित किया जाता है। जितनी भी हम योजनाएं बनाते हैं उसको केवल हम नियंत्रण के माध्यम से ही सुनिश्चित कर सकते हैं लागू करने के लिए। जैसा कि आप जानते हो, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं जिनमें फर्स्ट होता है प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड आपका होता है स्टाफिंग, डी यानी कि 4 होता है डायरेक्टिंग, और लास्ट होता है आपका जो 5th नंबर का है कंट्रोलिंग। हमें मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग की जो नीड है वो एवरी लेवल के ऊपर पड़ती रहती है, जो उसकी हर स्तर पर उसकी आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम प्लानिंग है जो केवल उस नहीं चाहिए, हमें प्लानिंग के ऊपर भी कंट्रोलिंग चाहिए, हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी कंट्रोलिंग चाहिए। जितनी भी हमारी जो क्रियाएं हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो 4 फंक्शन है, फर्स्ट 4 फंक्शन है वो प्लानिंग के कंट्रोलिंग के अभाव में, इन द एब्सेंस ऑफ द कंट्रोलिंग इज़ द यूजलेस, वो यूजलेस है हमारे। तो इसलिए कि हम प्लानिंग के थ्रू जो भी अपनी एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं फ्यूचर्स के लिए, जो योजनाएं बनाते हैं, उनको कंट्रोलिंग के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोलिंग का जो बेसिक मीनिंग है वो है इट इज़ रेफर टू ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर। जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उनको क्लोजर लेके आना है टू द डिजायर रिजल्ट्स, उनको नज़दीक लेके आना डिजायर रिजल्ट्स के। सर इसके बाद है कि प्रबंध में नियंत्रण का अभिप्राय इच्छित उद्देश्यों को कुशलता, किफ़ायत तथा सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए वास्तविक प्रगति की समय समय पर समीक्षा से है, ताकि वास्तविक कार्य अपेक्षित प्रगति के अनुसार हों। तो ये हमारा एक पॉइंट है, हमारा ये मीनिंग है इसका। अब इसके फिलिप कोटलर की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर रिजल्ट क्लोजर टुगेदर, कि जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट उनको एक साथ लेके आना। अब हम बात कर रहे हैं इसकी नेचर्स की। नेचर्स जो हमारी हैं, कंट्रोलिंग इज़ द फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। कंट्रोलिंग है जो इसका एक आधार होता है। जितने भी हमारे कंट्रोलिंग मैनेजमेंट में, चाहे हमारी स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, लीडरशिप है, इन सभी पर प्रबंध के अनेक सभी पर नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और यदि प्रबंध में से नियंत्रण कार्य को अलग कर दिया जाए तो शेष सभी कार्य हमारे यूजलेस हो जाएंगे। अगर कंट्रोल है जो हमारा, अगर उसको निकाल देते हैं मैनेजमेंट में से तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद सर हमारा पॉइंट आता है कंट्रोलिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ एवरी मैनेजर। चाहे हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट है, हमें कंट्रोलिंग की जो नीड है वो एवरी लेवल्स के ऊपर होती है। और इसके बाद है कंट्रोलिंग इज़ द कंटिन्यूस एक्टिविटी। कंटिन्यूस एक्टिविटी है, नियंत्रण का अभिप्राय किसी ऐसी क्रिया से नहीं है जो केवल एक बार कर ली जाए। इसकी जो आवश्यकता है हमें प्रत्येक स्तर पर पड़ती है और लगातार होती रहती है इसकी जो आवश्यकता है। सर इसके बाद हमारा है कि अगला पॉइंट हमारा कि कंट्रोलिंग इज़ द बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। नियंत्रण की आवश्यकता प्रबंध की प्रक्रिया के शुरू व अंत दोनों में ही पड़ती है। जब भी कोई हम प्रबंध की प्रक्रिया का कार्य करते हैं तो उसकी आवश्यकता हमको तब भी पड़ती है। प्रबंध की प्रक्रिया योजना से शुरू होती है और नियंत्रण पर समाप्त होती है। नियंत्रण करने के लिए प्रमापों का होना ही आवश्यक है और योजनाओं में निर्धारित किए जाते हैं। जब भी हम कोई योजना बनाते हैं तो उनके लिए कुछ हम स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं कि ये काम हमारा इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, और जो वो काम पूरा हो जाता है हमारा तो उसके साथ हमें उनका कंपैरिजन करके और जो भी डेविएशंस होते हैं उनको लेकर हमें एक्शंस लेना होता है उनके पीछे। कंट्रोलिंग इज नॉट नेसेसरली लुकिंग बैक, इट इज़ ए लुकिंग फॉरवर्ड आल्सो। कि
नियंत्रण को पीछे देखने की प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत वास्तविक परिणामों की तुलना अपेक्षित परिणामों से की जाती है। इस आधार पर यह बिल्कुल सत्य है कि नियंत्रण पीछे देखता है, लेकिन यह कहना नियंत्रण आगे देखना सम्मिलित नहीं है, बिल्कुल गलत है। नियंत्रण अंतर्गत जब प्राप्त अपेक्षित परिणामों की तुलना करके विचलनों का जो वेरिएशंस होते हैं उनका पता लगाया जाता है, तो हम उसको लेकर भी उनके आधार पर करेक्टिव एक्शन लेते हैं और भविष्य के देखते हुए फिर उसमें सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं। फिर है कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। नियंत्रण का संबंध परिणामों से होता है क्योंकि प्राप्त परिणामों के आधार पर ही हम प्रगति का मूल्यांकन करते हैं। जो भी हमारे सामने रिजल्ट्स आते हैं उनके आधार पर ही आप इवैल्यूएशन करते हो। सर, एक्शन इज़ द एसेंस ऑफ कंट्रोलिंग। प्राप्त परिणामों में सुधार की कार्रवाई करना ही नियंत्रण का साथ है। केवल प्रगति का माप कर लेना ही नियंत्रण नहीं है कि भाई हमने ये चेक कर लिया कि भाई हमारे रिजल्ट इस तरीके से नहीं आए, तो एक प्रभावपूर्ण नियंत्रण व्यवस्था समय पर ही कार्रवाई करके पूर्व निर्धारित परिमापों के अनुसार परिणाम प्राप्त को सरल बनाती है तथा साधनों के अपव्यय को न्यूनतम करती है। कहा जाता है कि यदि विचलनों का पता करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो नियंत्रण की अनुपस्थिति मानी जाती है। फिर फ़ायदा क्या, जो आपने पहले ये देख लिया कि हमारी जो कमी है वो इस वजह से है और उस कमी को पूरा करने के लिए आपने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर फ़ायदा नहीं है कंट्रोलिंग करने का। टू की द कंट्रोलिंग लाई इन डेलीगेशन। एक अधिकारी अधिकारों का भारार्पण यानी कि अपने अधिकारों को अपने अधीनस्थ को सौंपता है तो उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए उसे अधीनस्थ की क्रियाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मैंने मान के चलो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी स्टूडेंट को दे दी तो उस पर मुझे फिर भी नियंत्रण रखना होगा, ऐसा नहीं है कि वो अपने मन चाहे करता रहेगा। तो ये हमारी की ऑफ कंट्रोलिंग लाई इन डेलीगेशन। आपको पता है कि यहाँ पर अतः अधिकारों के भारार्पण में ही नियंत्रण का राज छिपा हुआ है। सर, इस तरीके से हमारे ये 15 पॉइंट हैं। अभी तक हमने 9 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए और काफ़ी सिंपल है। मैं इनको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, आप जब पढ़ोगे तो समझ जाओगे। नियंत्रण बल प्रयोग करना कर्मचारी पर दोष लगाना या दबाव डालना नहीं है। ये नहीं है कि किसी प्रकार का आपको डंडा लेके अपने कर्मचारियों से बदला लेना है या अपने कर्मचारियों को डांटना है, मारना है, ये नहीं है। नियंत्रण का मतलब है जो भी मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है, जो मैनेजमेंट के उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो भी आप सूटेबल एफर्ट्स लगाते हो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है आपका जो कंट्रोलिंग है। इसके बाद है कंट्रोलिंग इज एन एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट कॉन्सेप्ट। आपको पता है कि एक व्यक्ति जो अपना काम ईमानदारी से करता है तो वो हमेशा ये चाहता है कि उसका जो हाईलाइट हो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में और उसको पूरा काम के बदले में उसको पूरा पैसा मिले। तो जो व्यक्ति कामचोर प्रवृत्ति के होते हैं तो उन लोगों को तो आइडेंटिफाई करना होता है और जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी के अंदर इम्प्रूवमेंट कराना होता है। तो वी कैन से कि जो आपका कंट्रोलिंग है, तो कंट्रोलिंग के माध्यम से हम अपने कर्मचारियों में एफिशिएंसी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। नियंत्रण 2 कारणों से आवश्यक है। कंट्रोलिंग इज नीडेड फॉर 2 रीजन। फर्स्ट रीजन है आपका जो उसमें है कि योजनाओं को लागू करने के लिए आप क्या करते हो, जो भी हमने योजनाएं बनाई हैं उनको लागू करने के लिए संगठन में आपसी कोऑर्डिनेशन बनाना। कोऑर्डिनेशन के माध्यम के ही द्वारा हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर पाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट है योजना लागू करने के बीच की अवधि घटित परिवर्तनों का समायोजन करना, कि जो एडजस्टमेंट करना, जो भी घटनाएं घटी हैं उनका समायोजन करना। तो सर, ये कंट्रोलिंग हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अप्रोच, कि जो संस्था में उपलब्ध संसाधन हैं उनका हमें यूज करना है प्रॉपर तरीके से, और जो नेगेटिविटी है उनको दूर रखना, नेगेटिव चीज़ों को, जो भी रिसोर्स अवेलेबल है बस उनको हमें अच्छे से यूज करते चले जाना है। चल, इस तरीके से 15 पॉइंट आपके थे। अब आप इस बात को समझ चुके होंगे कि वाकई में जो कंट्रोलिंग है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का,
विदाउट कंट्रोलिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर सकता। अगर हमें सेल्फ कंट्रोल भी रखना पड़ता है, हमें कहते हैं ना कंट्रोल योर सेल्फ, तो जब कोई बात हो जाती है तो यही वर्ड बोला जाता है। तो ऑब्जेक्टिव नीड इन द कंट्रोलिंग, आपको पता है कि टू इवेलुएट वर्क प्रोग्रेस, जब भी कोई व्यक्ति काम करता है तो उसकी प्रोग्रेस को मापने का जो मेजरमेंट है वो कंट्रोलिंग है। हमारे जो स्टैंडर्ड वर्क है और उनको कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल वर्क के साथ। एक ही व्यक्ति को 10 यूनिट बनानी चाहिए थी बट एक्चुअल में बनाई उसने 8, तो उनका बीच में वर्क प्रोग्रेस का मेजरमेंट है 2 यूनिट डेविएशन आ गया। तो उसके पीछे उसके क्या रीजन्स रहे, तो वो भी हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। टू अप्लाई करेक्टिव मेजर्स, हमें करेक्टिव मेजर्स भी अप्लाई करने होते हैं क्योंकि जब तक हम कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं लेंगे तो वहाँ पर कंट्रोलिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सर इसके बाद है टू गेन मैक्सिमम कॉर्पोरेशन और ह्यूमन रिसोर्स, जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके बीच में मैक्सिमम कॉर्पोरेशन है जो हमें अपना बनाना होता है। अगर हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं या ह्यूमन रिसोर्स है, अगर उनके बीच में प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर हम उनका अच्छे से बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड मशीन्स, जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है, मशीन है, उनका भी अच्छे से यूटिलाइजेशन करना, वहाँ पर वेस्टेज को मिनिमम करना होता हमें। सर इसके बाद है टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब कोई व्यक्ति अपना पूरा काम ईमानदारी से ऑनेस्टली और एफिशिएंटली नहीं करता है तो उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। टू मोटिवेट एम्प्लॉय, जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनको मोटिवेट करना भी कोऑर्डिनेशन का ही एक मेन इम्पोर्टेंट है। टू मेक डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल, सभी कार्य सफलतापूर्वक निष्पादन करने के लिए विकेंद्रीकरण की आवश्यकता होती है। ऐसी कोई भी क्रिया जो अधीनस्थों के महत्व को बढ़ाती है उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। यह व्यवस्था तभी सफल होती है जब अधीनस्थों पर निगरानी रखी जाए, कि हम अपनी पावर का किसी दूसरे अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करते हैं तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन है वो तभी आपका सक्सेस होता है जब आप अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल रखते हो। टू इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग ऑब्जेक्टिव रिसोर्स एंड एफर्ट्स, संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा साधनों तथा मानव समूह के प्रयासों में संतुलन बनाना भी नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यदि नियंत्रण द्वारा इन तीनों समन्वय स्थापित न किया जाए तो संस्था है जो हमारी वो असफल हो जाएगी। सर इसके बाद है टू फेस द चेंजिंग इन्वायरमेंट, जैसे जैसे आपको पता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक होता है, टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो मार्केट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस को भी एडजस्ट करना होता है। तो हमारे सामने जो भी चेंजेस आते हैं तो कंट्रोलिंग के थ्रू ही हम उनको फेस कर सकते हैं। अगर हमने कोई पॉलिसी बना दी तो उस पॉलिसी भी फ्लेक्सिबल होती है, आपकी पता होना चाहिए। फ्लेक्सिबल पॉलिसी है जब आपकी, तो उसके आधार पर ही आपको अपने बिजनेस को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। टू चेक वेरियस अनडिजायरेबल एक्टिविटी, किसी कार्य को पूरा करने में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में अनावश्यक कदमों को हटाया जाता है। अननेसेसरी जो बैरियर्स आते हैं उनको हटाने का काम कंट्रोलिंग के थ्रू ही हम कर सकते हैं। अन्य कोई ऐसा हमारे पास कोई ऐसी टूल किट नहीं है जिसको हम उसे हटा सकें। किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कंपनी में उसने एंटर किया सारा कचरा डिलीट हो गया उसके दिमाग का, सिर्फ उसका फोकस है वो काम ही करेगा, नहीं। अगर घर में किसी प्रकार का कोई झगड़ा हुआ है तो वो ऑब्वियसली सी बात है उसकी एफिशिएंसी को इफ़ेक्ट करेगी। सर इसके बाद इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं थोड़े हम, कि टू इंश्योर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, कंट्रोलिंग के थ्रू ही हम अपनी प्लान्स हैं जितनी योजनाएं होती हैं उनको लागू करने में सुनिश्चित करता है जो हमारा प्लान है। इसके बाद है इट इंश्योर टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स, अभी बताया कि कंट्रोलिंग के थ्रू ही हम ये पता लग पाते हैं कि कौन व्यक्ति काम करने वाले हैं और कौन व्यक्ति कामचोर हैं। जो व्यक्ति कामचोर हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और काम ना करने के पीछे रीज़न को फाइंड आउट करके उनको भी हम ये इंश्योर करते हैं कि आप भी अच्छे से काम करें, जिससे हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वो ईजिली हम अचीव करने में सक्सेस हों।
इट सिंप्लीफाइज सुपरविजन। यदि हमारे पास कंट्रोलिंग करने के अच्छे पैरामीटर्स हैं, अच्छे आधार है, तो सुपरवाइजर्स जो सुपरविजन है उसको भी वो सिंप्लीफाई बनाता है। इट्स हेल्प विद द फेसिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट। जब हमारे सामने इन्वायरमेंट में किसी प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं, उन परिवर्तनों को फेस करने के लिए कंट्रोलिंग ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो अपना रोल प्ले करता है। अगर हम कंट्रोलिंग नहीं करते हैं तो अगर किसी प्रकार से मार्केट का जो स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाता है तो उसमें हम फिर मार्केट में टिक नहीं पाते हैं। सर इसके बाद है इट्स हेल्प इन कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जितने भी हमारे चाहे सेल परचेज वाले हों, चाहे आपके रिसर्च वाले हों, चाहे ह्यूमन रिसोर्स वाले हों, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो उसको फाइंड आउट करके करेक्टिंग एक्शन लेना पड़ता है वहाँ पर। इट्स हेल्प टू इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। देखिए कार्यकुशलता एक व्यक्ति की तभी बढ़ सकती है जब उसको प्रॉपर तरीके से उसको ट्रेनिंग दी जाए, उसकी नॉलेज को इन्हांस किया जाए, उसको मोटिवेट किया जाए। तो 100 तरीके के इसके फैक्टर हैं। इसके बाद सर आपका है इट्स फैसिलिटी डिसेंट्रलाइजेशन, अभी बताया था ये वही मतलब कि जो नीड वाले पॉइंट है ना, वही इसमें आपके एडवांटेज बने हुए हैं। इट इम्प्रूव द मोरल। नियंत्रण व्यवस्था में लागू सभी कर्मचारियों के दायित्व अलग अलग निश्चित कर दिए जाते हैं, अतः सभी को ये मालूम होता है कि किसकी जिम्मेदारी किस कार्य को करने की है। जैसे कि व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है ना, अब हमने कॉलेज में क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, इससे मोरल भी हमारा हाई होता है कि भाई इस टीचर को भाई ये सब्जेक्ट कराना, इसको ये कराना, वो काम सभी कर रहे हैं। तो अगर कोई नहीं करता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इजीली फिक्स कर सकते हैं और इससे एक मोरल भी हाई होता है और जिम्मेदारी बढ़ती है काम करने की। इट्स फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग। नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त विभिन्न सूचनाओं के आधार पर सभी सत्रों पर प्रबंध के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। हमें ये मान के चलना है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर अभी बहुत सारा डिप्रेशन चलता रहेगा काफ़ी सालों तक। अभी इस डिप्रेशन चलता रहेगा तो इससे कैसे निकला जाए, इसके लिए सरकार पॉलिसी बनाती है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग फिर हमें अपने बिजनेस को एडजस्ट करना होता है। नियंत्रण जो हमारी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज़ है, नियंत्रण व्यवस्था के लागू होने पर सभी अवांछित क्रियाओं जैसे चोरी, भ्रष्टाचार, कार्य में देरी, असहयोग की भावना आदि को रोक लग जाती है। जब पता होता है कि भाई हमारे ऊपर प्रॉपर तरीके से वॉच रखी गई है और वॉच के आधार पर ही हम ये चेक कर देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई यहाँ पर कोई घोटाला तो नहीं हो रहा, कोई चोरी तो नहीं हो रही है। कई बार बिजनेस में चोरी भी होनी शुरू हो जाती है कंपनियों के अंदर, तो उसके ऊपर भी हम वॉच रख सकते हैं। सर कंट्रोलिंग की एक प्रोसेस है जिसमें हमें 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं और वो भी हमें सीक्वेंस में फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। कोई भी हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। फर्स्ट फॉर एग्जांपल हमने माना कि हम 5 यूनिट बनाएंगे, एक घंटे में 5 यूनिट बनती हैं और एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, तो इसका मतलब उसे 40 यूनिट बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने उसके लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए कि आपको यहाँ पर 40 यूनिट्स बनानी है। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, और जब हमने देखा कि आफ्टर 8 आवर्स उसने 38 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, तो डिफरेंस 2 यूनिट का आ गया, तो कंपैरिजन आ गया वहाँ पर कि कंपैरिजन करना, फिर हमें मेजरमेंट हो। अब देखिए पहले सेटिंग कर दिया, फिर उसके बाद मेजरमेंट एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर जो कंपैरिजन करना होता है स्टैंडर्ड, जो हमारे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है और एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनके बीच में कंपैरिजन करना होता है कि भाई ये जो 2 यूनिट हमारी जो कम प्रोड्यूस हुई है इसके पीछे क्या है। हमारा कोई इंटरनल सिस्टम तो इसके लिए दोष नहीं है, इंटरनल जो सिस्टम है आपस में वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है कि वर्कर किसी एंजाइटी से तो सफरिंग नहीं है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके बाद एनालाइजिंग डेविएशन, यहाँ पर एनालाइज करना होता है डेविएशंस का कि 2 यूनिट कम क्यों आई हमारी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कि ये 2 यूनिट है जो हमारी इसलिए कम आई है क्योंकि बीच बीच में लाइट ने फ्लक्चुएशन कर दिया था, लाइट चली गई थी और लाइट जाने के कारण उस मशीन काफ़ी देर तक बंद रही,
तो ये करेक्टिव एक्शन हो गया कि भाई लाइट ठीक आनी चाहिए, जनरेटर की फैसिलिटी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक बड़ी एक अच्छी प्रोसेस है कंट्रोलिंग की, जिसके द्वारा हम एक करेक्टिव एक्शन लेके वहाँ से जो भी डेविएशन है उसको रिमूव करने का काम करते हैं। आपकी बुक में चार्ट बना रखा, आप इसको देख सकते हो। और आज के लिए इतना ही ठीक है, और कल की क्लास में हम आपको इसका रिमेनिंग पार्ट बना के भेजेंगे। तो आई होप आप इन वीडियोस का अच्छे से फ़ायदा उठा रहे होंगे। और मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की थी कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे क्या है कि हमारे ये चैनल बंद ना हो। अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़े तो ये बंद हो जाएगा हमारा चैनल। आप चाहे बेल बटन ना दबाएं, बट आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।